प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समकालीन भारत का पाठ 1 भारत आकार और स्थिति पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति क्या है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा। ये असलियत में नहीं है रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो पूरा है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति क्या है कि भारत जो है वो इस वाले गोलार्ध में आता है। तो भारत की स्थिति है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अभी हमने बात की है कि भूमध्य रेखा जो है वो अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी हमने काल्पनिक रेखाएं पढ़ने के मकसद से बनाई हैं। तो अक्षांश रेखा वही रेखा हैं, ऐसी ही देशांतर रेखा हैं। तो पहले थोड़ा सा हम उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अक्षांश रेखा, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया, भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है और अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो ये विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा जो हम कह रहे हैं, इसके जो समांतर जो सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव तक जाती है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो इस रेखा के समांतर सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव तक और इस रेखा के समांतर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, वे सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक 90 रेखाएं होती हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 90 रेखाएं होती हैं। तो 90 कितनी रेखाएं हो गई? 180 रेखाएं। लेकिन कुल रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती है? 181 यानी 181 रेखाएं होती हैं। क्योंकि हम विषुवत वृत्त जो रेखा है इसको भी क्या बोलते हैं? ये अक्षांश रेखा है। तो हर रेखा का एक डिग्री होता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है। विषुवत रेखा से जो उत्तरी ध्रुव तक रेखाएं जाती हैं तो ये कैसे जाएंगी? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होती है। हर एक का अपना जो डिग्री है, हर डिग्री के साथ क्या लगता है? अगर उत्तरी ध्रुव में है तो नॉर्थ या हम कह सकते हैं उत्तर लगेगा, और वही रेखाएं अगर दक्षिण की तरफ जाएंगी तो उनके साथ क्या लगेगा? 1 डिग्री दक्षिण, 2 डिग्री दक्षिण, इस तरह से दक्षिण लगेगा। इंग्लिश में हम साउथ लिखते हैं। लेकिन पढ़ने के उपयोग से हम सारी रेखाओं को नहीं, कुछ जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनको ही पढ़ते हैं। जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा का डिग्री क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर। ऐसे हम आर्कटिक रेखा पढ़ते हैं, 66.5 डिग्री उत्तर। ऐसी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। एंटार्क्टिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण। दक्षिण ध्रुव जो होता है इसका डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री दक्षिण। और जो उत्तरी ध्रुव होता है इसका डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री उत्तर। तो ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती है 181 यानी 181 भूमध्य रेखा को मिलाकर, 90 ऊपर, 90 नीचे दक्षिण में और +1 यानी भूमध्य रेखा। तो 181 ये जो होती है हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये उत्तर से पूर्व तक आती है, उत्तर से दक्षिण तक आती हैं। उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं आती हैं इस तरह से, ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। तो ये बीच की 0 डिग्री मानक देशांतर है। इसके जो पश्चिम में होंगे उसके साथ हम पश्चिम लगाते हैं, और जो इसके पूर्व में होगी उसके साथ हम पूर्व लगाते हैं।
ये होती है हमारी देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है ये यूके के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। इसे मानक देशांतर अथवा प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि ये 0 डिग्री से पूर्व में भी जाती है और पश्चिम में भी जाती है, तो इनकी कुल संख्या होती है 360 यानी 360 डिग्री, यानी 179 0 डिग्री के इधर होती हैं, 179 0 डिग्री के इधर होती हैं, एक होती है 0 डिग्री और एक होते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 360 जो होती है, ये हमारी होती है देशांतर रेखा है। तो भारत की स्थिति इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कहाँ पर आती है वो हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं भारत का जो भूभाग है, भारत जो वो कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में, कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में आता है। तो हम बात करते हैं भारत का भूभाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में आता है। तो पहले हम अक्षांश में देख लेते हैं। हम अक्षांश की बात कर रहे हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, जो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तो नीचे से कम हो डिग्री शुरू होगा। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है, भारत का भूभाग यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, यहाँ तक है ये। तो कहाँ से शुरू हुआ ये, तो भारत का अक्षांश कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश रेखा है। अब बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं होती है जो इस तरह से आती है, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से। तो भारत का ये वाला पॉइंट है जो भूभाग का, यहाँ पर ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है, ठीक है। और इधर से ये 97 डिग्री 25 पूर्व में है। जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री के पूर्व में आती है उनके साथ पूर्व लगता है, और जो उसके पश्चिम में आते हैं उसे पश्चिम में। क्योंकि भारत की स्थिति क्या है देशांतर रेखाओं में, वो पूरा पूर्व में आता है, इसलिए दोनों इस जो देशांतर रेखा उसके साथ पूर्व लगता है। और ऊपर से अक्षांश रेखाओं में भी वो उत्तर दिशा में आता है, तो दोनों अक्षांश पे उत्तर लिखा जाता है, दोनों अक्षांश पे उत्तर अक्षांश लिखा जाता है। तो यह है भारत की जो स्थिति अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच। अब हम बात करते हैं भारत के, हमने मुख्य भूभाग की बात करी, अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो है वो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। यानी दक्षिण पूर्व क्या हुआ, दक्षिण दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो दक्षिण पूर्व में यानी इस जगह पे क्या आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, इधर कौन सा आता है, हिंद महासागर, और इधर अरब सागर। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में है, दक्षिण पूर्व में। दूसरा दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में क्या आता है, लक्षद्वीप। तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में आता है। तो दक्षिण पूर्व में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में आता है लक्षद्वीप। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो होती है हम मानचित्र में देखते हैं, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भारत के बिल्कुल बीच में से जाती है। और ये किन किन राज्यों से होती हुई जाती है, गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। जो कर्क रेखा है इस तरह से हमारे कई राज्यों से होते हुए जाती है। अब बात करेंगे आकार की।
भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कुल जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है भारत का, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी ये वाला जो क्षेत्रफल आता है भारत का, ये जो अगर विश्व का क्षेत्रफल देखा जाए तो उसका ये सिर्फ 2.4% है। भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसका मतलब भारत से बड़े 6 बड़े देश और कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे जो आता है वो है भारत। तो भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की। भारत की जो स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब जो भारत की जो स्थल है, यानी जो लैंड फ्रंटियर्स हैं, वो किस किस के साथ टच होते हैं, किसके साथ बॉर्डर्स टच होते हैं? हम जैसे मैप में देखते हैं, भारत के बॉर्डर्स जो है वो किस किस के साथ टच होते हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो भारत की स्थल सीमा जो है वो इन सब के जो स्थल सीमा है जो वो इन सब देशों के साथ लगती है। तो ये जो स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो बांग्लादेश के से जो है जो बाउंड्री लगती है, जो सीमा लगती है, वो लगभग इतनी है। चाइना के साथ जो लगती है वो लगभग 3,488 किलोमीटर है। इस तरह से पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है 33-23 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो ये कुल अप्रॉक्सीमेटली ये 15,200 किलोमीटर के आसपास जो भारत की जो है वो स्थल सीमा है। अब हम बात करते हैं समुद्री तट रेखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी भारत की स्थल सीमा जो समुद्री तट रेखा है, आप देख रहे हैं यहाँ भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है, जो यहाँ से शुरू होकर ये सारी जो समुद्री तट रेखा है, तो हम देखते हैं लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ मिलाकर ये बनती है 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब हम यहाँ सबसे पहले आपको दिशाएं पता होने चाहिए। भूगोल में हम दिशाएं कैसे लेते हैं? ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो ये है पूर्व और ये है उत्तर, तो इन दोनों के बीच में हो गया उत्तर पूर्व। ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, तो इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम। ये है दक्षिण और ये पूर्व, तो ये दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व। तो भारत के उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में क्या है भारत के? उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के क्या है? नवीनतम वलित पर्वत यानी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, यानी दोनों बराबर है। देखते हैं हम मानचित्र में, हमने देखा था जो अक्षांश विस्तार है। अक्षांश कैसे देखते हैं? ये जो लाइनें जा रही है हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं। तो भारत का जो अक्षांश है वो नीचे यहाँ पर कन्याकुमारी से दक्षिण में यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये विस्तार है।
तो इन विस्तार को अगर हम घटाएं तो ये हो जाता है 29.2। इस तरह से हम देशांतर विस्तार देखते हैं। भारत का जो देशांतर विस्तार है वो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है। तो यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और ये वाला जो हमारा देशांतर है ये भी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, क्योंकि भारत पूरा उत्तर में और पूर्व दिशा में आता है। तो यहाँ पर दोनों जो अक्षांश है ये उत्तर होते हैं और ये दोनों पूर्व होते हैं। तो देशांतर विस्तार को भी अगर हम घटाएं तो ये आता है 28.55, यानी अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि ये दोनों लगभग 30 डिग्री का जो अक्षांश और देशांतर दोनों विस्तार 30 डिग्री ही है। फिर भी जो हमारा ये वाला विस्तार है, अक्षांश विस्तार है, ये हमारे को ज़्यादा चौड़ा दिखता है और ये देशांतर विस्तार जो है हमारे को कम चौड़ा लगता है। किलोमीटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है देशांतर विस्तार? 2933 किलोमीटर, और अक्षांश विस्तार जो है वो किलोमीटर में कितना है? 3214 किलोमीटर। तो हमने कहा कि दोनों जो अक्षांश का विस्तार और जो देशांतर विस्तार है वो 30 डिग्री है, तो लगभग बराबर है। लेकिन एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। हमने देशांतर रेखाएं देखी थी। देशांतर रेखाएं ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाएं हैं हमारी। तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो देशांतर विस्तार है वो है 30 डिग्री, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो देशांतर विस्तार है वो 30 डिग्री है। अगर एक देशांतर विस्तार से दूसरे देशांतर विस्तार में समय का जो फर्क है वो 4 मिनट का है, तो अगर हम कहें कि हमारा देशांतर विस्तार 30 डिग्री है तो ये डिफरेंस कितने का हो गया? अंतर 120 मिनट का। यानी गुजरात से अरुणाचल का देशांतर विस्तार 30 डिग्री है और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने में इसका मतलब कितना समय लगेगा, यानी कितना समय का फर्क आ जाएगा? 30 डिग्री पे ये फर्क अगर हम 4 मिनट एक देशांतर पे लगाए तो 30 डिग्री जो विस्तार है उस पर जो फर्क आ जाएगा, जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 120 मिनट का। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो अंतर है वो 120 मिनट का है। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ? 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसलिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 120 यानी 2 घंटे का अंतर है। हर देशांतर पे अगर इतना अंतर है, मतलब गुजरात से अरुणाचल में अगर 2 घंटे का अंतर है, लेकिन हमारे पूरे देश में तो समय एक ही माना जाता है। हम ये तो नहीं कहते गुजरात में ये समय है, अरुणाचल में ये समय है। तो यही अंतर को हटाने के लिए कि ये अंतर पूरे देश में ये समय का अंतर ना रहे, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा को देश का क्या माना गया है? मानक याम्योत्तर माना गया है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। हम देखते हैं मानचित्र में ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ये मानक याम्योत्तर है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो इस जो मानक याम्योत्तर पर जो समय होता है वो पूरे देश में माना जाता है, ताकि पूरे देश में एक ही समय रहे, अलग अलग समय ना रहे। अब हम देखते हैं कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, अक्षांशों में ऊपर जाते हैं, ये अक्षांश है हमारे, ये हमारा नीचे का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, और जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर बढ़ते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भूमध्य रेखा होती है उस पर दिन लगभग 12 घंटे का होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। पर जैसे अक्षांश बढ़ता है दिन और रात की अवधि समान नहीं रहती, यानी दोनों का जो ड्यूरेशन होता है दिन और रात का वो समान नहीं रहता है। तो इसी कारण जो कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। तो जो हमारा जो कन्याकुमारी है ये हमारी जो भारत की स्थिति क्या है कि हम भूमध्य रेखा के ऊपर है,
तो इसका मतलब कन्याकुमारी जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास पड़ता है, उसका दिन रात लगभग बराबर होगा। और जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर बढ़ेंगे, यानी कश्मीर तक पहुंचेंगे, ऊंचे अक्षांश में दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दिन और रात की अवधि अब समान नहीं रहेगी। जैसे कन्याकुमारी में लगभग दिन और रात बराबर था, कश्मीर में जाते आते ये दोनों अवधि बराबर नहीं रहेगी। तो ये इसलिए कश्मीर की दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाएगा, जबकि कन्याकुमारी में ये लगभग बराबर पाई जाएगी। तो कन्याकुमारी भारत के अक्षांशीय विस्तार के दक्षिणी छोर पर है, यानी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि कश्मीर भारत का अक्षांशीय विस्तार के उत्तरी छोर यानी 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी तो 30 डिग्री है, तो जिसका प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर की दिन और रात की अवधि में अंतर है। अब हम बात करेंगे भारत और विश्व की। संसार में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। और जो भारत है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो भारत जो है ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, हमारा एशिया महाद्वीप है, इसका हिस्सा है। तो भारतीय भूभाग जो ये भारत है, आप देख रहे हैं भारत की पोजीशन, तो भारत जो है वो भारतीय भूभाग जो वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी ऑलमोस्ट दक्षिण में ही आता है एशिया महाद्वीप के। और इस महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में बहता है। तो हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में है, जो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये हिंद महासागर इसके दक्षिण में बहता है। तो इसको केंद्रीय स्थिति कैसे प्रदान करता है ये? कि भारत के जो संबंध है यहाँ पश्चिम में यूरोपीय देशों से, यहाँ से यूरोप के देशों से है, और पूर्वी देशों के इधर से पूर्वी एशियाई देशों से। तो भारत जो है वो ये जो हिंद महासागर है, तो ये इसको एक केंद्रीय स्थिति प्रदान कर रहा है। यहाँ से इसके यूरोप के संबंध हैं, यूरोपीय, और यहाँ से ये पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध रख सकता है, तो इसलिए इसकी केंद्रीय स्थिति है। तो हिंद महासागर जो है वो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भारत के नाम पर है। जैसा कि आपने देखा है हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जैसे ये भारत है, हिंद महासागर हमारे यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है वो हिंद महासागर में भारत की ही है और किसी देश की नहीं है। तो इसी कारण यह जो है, इसी स्थिति महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। तो ये बात हुई भारत की स्थिति की। हिंद महासागर जो है भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, पश्चिमी देशों के साथ भी और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी। सन 1869 में सुएज के नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब आप देखेंगे सुएज कैनाल क्या है। सुएज नहर जो है ना वो यहाँ पर है मिस्र में। सुएज नहर जो है मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। ये जो नहर है ये अफ्रीका है और ये एशिया महाद्वीप है, इन दोनों को विभाजित करती है ये नहर। और साथ में विभाजित करते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर ये लाल सागर आप देख रहे हैं, ये लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर, तो ये इनको भी जोड़ती है। और ये यूरोप और भारत के बीच की दूरी
कम कर देती है। पहले क्या होता था, यूरोपीय देशों को भारत आने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। जैसा कि मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये यूरोप है। तो पहले यूरोप को भारत तक आने के लिए, भारत यहाँ पर है, तो यूरोप को भारत तक आने के बहुत लंबा समुद्री रास्ता तय करना पड़ता था यहाँ तक आने के लिए। लेकिन जब बीच में से ये स्वेज कैनाल बना दी गई है, जो स्वेज नहर बना दी गई यहाँ पर इजिप्ट में स्वेज नहर बना दी गई, तो ये रास्ता जो हो गया बहुत छोटा हो गया भारत के बीच में ये रास्ता बहुत छोटा हो गया। ये दूरी कम से कम ये 7,000 किलोमीटर तक कम हो गई स्वेज नहर के बनने थे। तो स्वेज नहर ने क्या किया, जो मिस्र में थी, इसने भूमध्य सागर और यहाँ पर जो हमारा लाल सागर है, ये भूमध्य सागर जो यहाँ पर है और ये जो लाल सागर है, इन दोनों को जोड़कर और इसने भारत और जो यूरोप और भारत के बीच की दूरी को कम कर दी। तो जो स्वेज नहर है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर जो है वो मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यूरोप से एशिया तक की दूरी कम कर देती है। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं और ये किस प्रभाव से हैं, 26 जनवरी 2020 से है। आपको भारत की जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, इनके बारे में जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत की भूमि जो है उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में। तो हम देखते हैं उत्तर पश्चिम, मैंने आपको दिशाएं बताई थी, उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये वाली जगह, यहाँ पे सीमाएं किससे लगती है, अफगानिस्तान। ये देखो अफगानिस्तान के साथ सीमा लग रही है और पाकिस्तान के साथ। फिर हम बात करते हैं उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ। उत्तर में किस किस के साथ सीमाएं लगती हैं, चीन, नेपाल और भूटान के साथ। पूर्व दिशा हमारी यहाँ हो गई, ये पूर्व दिशा है। पूर्व में किसके साथ सीमाएं लगती हैं, पूर्व में जो सीमाएं हैं वो लगती है म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। तो म्यांमार यहाँ पर है हमारा और बांग्लादेश ये। तो पूर्व में हमारी सीमा लगती है म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। अब हम बात करेंगे दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, वे हैं श्रीलंका और मालदीव। तो समुद्र पार हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो देख लेते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम पाठ से संबंधित मानचित्र कार्य करेंगे। निम्नलिखित को मानचित्र में दर्शाइए। तो मानचित्र कार्य करने के लिए सबसे पहले हम भारत का ऐसे राजनीतिक मानचित्र लेंगे और इसको हम पेंसिल के माध्यम से भरेंगे। मानचित्र को हमेशा पेंसिल से ही भरना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित को मानचित्र में दर्शाइए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो हमें दर्शाना है अरब सागर में जो द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है। तो हम देखेंगे अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इनको हम मैप में दिखाएंगे। तो अब हम इसे मैप में दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी पश्चिम दिशा में अरब सागर है, तो हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप, ये हमारे लक्षद्वीप हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप, और यहाँ पर हमारी पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इसमें कौन से द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हमें लिखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, और यहाँ पे लिखना है लक्षद्वीप। दूसरा,
भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो हम भारतीय उपमहाद्वीप जिन जिन से मिलकर बनता है वो भरेंगे। ये तो हमारा भारत है ही, हम लिखेंगे ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। चाहो तो हम यहाँ भारत लिख सकते हैं, ये हमारा भारत है। तो इनसे मिलकर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों को हम दिखाएंगे। ये हमारी कर्क रेखा है, लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हमारा है छत्तीसगढ़, हम लिखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये रहा हमारा त्रिपुरा, यहाँ से जा रही है ये, और ये मिज़ोरम, मिज़ोरम से। तो हम ये भरेंगे मिज़ोरम। अगला, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारा दक्षिणी भारतीय भूभाग का दक्षिणी बिंदु है। तो ये हमारा भारतीय भूभाग का दक्षिणी बिंदु और ये हमारा कन्याकुमारी। हम भरेंगे यहाँ पे, तमिलनाडु में आता है, तो हम यहाँ भरेंगे कन्याकुमारी। अगला आता है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा था? हमने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट। तो हम यहाँ भरेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमने भरा है 37 डिग्री 6 मिनट। अब है भारत का अंशों में भारत के में मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम भरेंगे यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश यहाँ पर। अब आता है 7वां, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर तो कौन कौन से? पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व, जो गुजरात में है। तो हम भरेंगे 68 डिग्री 7 मिनट्स यहाँ पर गुजरात में, और 97 डिग्री 25 मिनट्स अरुणाचल प्रदेश में। अब हम अगले पे आते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट रेखा वाला राज्य है, तट रेखा वाला राज्य है, वो है गुजरात। हम गुजरात पहले से ही भरा है, तो ये गुजरात है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। तो आपने भरना है यहाँ पर पाक जल संधि। तो यहाँ पर आप भरेंगे पाक जल संधि। अगला आता है भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। पुडुचेरी जो है वो 4 जिलों से मिलकर बनता है, पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। हम ये चारों दर्शाएंगे। तो हम सारी जो केंद्र शासित प्रदेश हम मैप पे दर्शाते हैं। ये जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये आपका आ गया यहाँ पर, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आप चंडीगढ़ दर्शाएंगे। ये हरियाणा में छोटा सा कोने पे जो आपका आता है ना, ये इधर के साइड, ये दिल्ली,
फिर हम दर्शाते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमने दर्शा रखा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम दर्शाते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो मैंने बताया 4 जिलों से मिलकर बनता है, तो पुडुचेरी को हम चारों जिले दर्शाएंगे। पहला पुडुचेरी, ये पुडुचेरी, फिर यहाँ पे ये कराईकल पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी, फिर ये माहे पुडुचेरी और ये यनम पुडुचेरी। तो जो माहे पुडुचेरी है वो अरब सागर में स्थित है, यहाँ पर अरब सागर में केरल में स्थित है माहे पुडुचेरी। फिर उसके बाद जो आता है हमारा जो ये वाला यनम पुडुचेरी है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में आता है। और जो ये वाला पुडुचेरी है और कराईकल पुडुचेरी हमारी तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। तो ये हमारा हुआ मानचित्र कार्य। अभी हमारा रहता है दादरा और नगर हवेली, वो हम भर लेते हैं। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली आप यहाँ भरेंगे। ये जो गुजरात और ये महाराष्ट्र के यहाँ पर इधर आ रहा है ना, यहाँ पर ये दादरा और नगर हवेली। और दमन और दीव, यहाँ पर हमारा आ गया दीव और ये दमन, इन्हें भर लेते हैं। तो ये हमारा मानचित्र कार्य जो है ये समाप्त हुआ। ये हमारा पूरा चैप्टर भारत आकार और स्थिति जो है वो समाप्त हो गया है। आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।